हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में इकाई 7, जिसका नाम है भाषण शैली। इससे पहले की सारी इकाई जो हम पढ़ चुके हैं और उसके वीडियोज़ आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, चैनल पर हमने अपलोड कर दी हैं। चलिए शुरू करते हैं इकाई 7। सबसे पहले इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, उसके बाद भाषण की शैलीगत विशेषताएँ और संबोधन कारक। यही 3 टॉपिक्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए प्रस्तावना से शुरू करते हैं। इकाई 6 में अपने परिवार से संग निबंध पढ़ा और निबंध लेखन की आधारभूत विशेषताओं को जाना। इकाई 6 की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे भी जाकर देखिए। आपने प्रत्ययों के प्रयोग से विविध शब्दों के निर्माण के स्वरूप को भी समझा। इस इकाई में आप भाषण की शैलीगत विशेषताओं और उनसे जुड़े व्याकरण संबंधी विशिष्ट प्रयोगों का अध्ययन करेंगे। साथ ही आप संबोधन कारक के नियम जानेंगे और इसका प्रयोग करना सीखेंगे। भाषण की शैलीगत विशेषताओं को समझने के लिए हम इस इकाई में पाठ के रूप में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के भाषण दे रहे हैं। यह 15 अगस्त 1966 को प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से दिया गया उनका पहला भाषण था। चूँकि यह पाठ मूल रूप से भाषण है, इसलिए इसे अविकल रूप में दिया जा रहा है ताकि आप भाषण के प्रवाह को उसकी पूर्णता में ग्रहण कर सकें। इसके साथ ही आप भाषण के स्तंभ में हिंदी के प्रयोग की विशिष्टता को भी समझ सकेंगे। तो आइए पाठ के रूप में भाषण का अध्ययन करने से पूर्व हम भाषण की शैलीगत विशेषताओं और संबोधन कारक का अध्ययन करते हैं, जिसे पढ़ने के उपरांत आपको पाठ के रूप में दिए गए भाषण को समझने में आसानी होगी। भाषण की शैलीगत विशेषताएं। इस पाठ में दिए गए भाषण को जब आप पढ़ेंगे तभी इस स्तंभ में आप यह अनुभव करेंगे कि लेखन की भाषा और बोलचाल या भाषण की भाषा में फर्क होता है। भाषण अगर पहले से लिखा हुआ नहीं है तो वक्ता को बोलते हुए अपनी वाक्य रचना करनी होती है। इसलिए भाषण में लिखित गद्य की तरह लंबे, मिश्रित और जटिल वाक्य नहीं होते, फिर छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो कई उप वाक्यों से मिलकर बनते हैं। वक्ता अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए, बात पर बल देने के लिए और लोगों को प्रभावित करने के लिए कभी एक शब्द या वाक्य का कई रूपों में दोहराता है या पूरे मंतव्य को ऐसे छोटे छोटे उपवाक्यों में बांटकर बोलता है जिससे बात पर अधिक बल पड़े। वक्ता सुनने वालों को अपनी बातों में शामिल करने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष संबोधित करता है, श्रोताओं के अलग अलग वर्गों का अलग अलग जिक्र करता है, उनसे सीधे अपील करता है। यहाँ हम कुछ उदाहरणों द्वारा भाषण की शैलीगत विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। आपकी सुविधा के लिए उदाहरण पाठ में दिए गए भाषण से लिए गए हैं। पुनरावृत्ति। भाषण में अपनी बात को स्पष्ट करने और उस पर बल देने के लिए वक्ता बातों की पुनरावृत्ति करता है। उदाहरण के लिए पाठ के रूप में सिखाई में दिए जाने वाले भाषण के निम्नलिखित अंशों को देखिए। आज का दिन, यह 15 अगस्त का दिन भारतवर्ष के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन हमने एक नया पन्ना पलटा। उक्त वाक्य के रेखांकित वाक्यांशों में आज का दिन, 15 अगस्त का दिन और इस दिन में कथन की पुनरावृत्ति है जो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त हुई है। साथ ही इससे बात पर बल भी पड़ा है। आज यह भी उतना ही जरूरी है कि हमारे अंदर निडरता आए, हम गलतियों से न डरें, परिवर्तन से न डरें। भाषण में पुनरावृत्ति के लिए वक्ता एक ही शब्द के कई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है जिससे कि बात पर बल पड़े। प्रजातंत्र हर व्यक्ति को एक हक देता है, एक बड़ा हक, एक बड़ा अधिकार और उसको सफल बनाने के लिए कर्तव्य का भार भी आता है। इस वाक्य में हक और अधिकार पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बल देने के लिए किया गया है। इस तरह पुनरावृत्ति के लिए वक्ता शब्द, वाक्यांश या वाक्य को दोहराता है या बात का विस्तार करता है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है। अब हम चलते हैं वाक्यक्रम। भाषण की भाषा लिखित भाषा की तरह अधिक सुगठित नहीं होती। उसमें वक्ता अपनी बातों को बोलते हुए क्रम देता है, इसलिए भाषण की भाषा कुछ अव्यवस्थित होती है। उसमें शब्दों और पदों का क्रम भी लिखित भाषा पर अलग होता है। उदाहरण, हमारे जो पर्सन है वे बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि जो हिम्मत से काबू नहीं कर सके उन पर। हिंदी के वाक्यों में प्राय पहले कर्ता फिर कर्म और अंत में क्रिया रखते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, यहाँ राम कर्ता, स्कूल कर्म, जाता है क्रिया है। दिया गया वाक्य हिंदी व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं, किंतु बोलते हुए भाषा का इस रूप में प्रयोग दोष नहीं माना जाता, बल्कि प्राय इस तरह की वाक्य रचना बात के प्रभाव को बढ़ाती है। उदाहरण में दिए गए वाक्य अंतिम वाक्य में उन पर जो सर्वनाम है क्रिया के बाद प्रयुक्त होता है। सही वाक्य क्रम होगा, हमारे जो पर्सन है वे बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि उन पर हिम्मत से काबू नहीं किया या पाया जा सके। आज बनाने का दिन है भारत माता के नए जीवन को नए की तोड़ने का। इस वाक्य में क्रिया बनाने का क्रम भारत माता के नए जीवन से पहले प्रयुक्त हुई है। इस वाक्य का आज भारत माता के नए जीवन को बनाने का दिन है, नए की तोड़ने का। तो यहाँ पर क्रम दिया गया था। उपवाक्य। भाषण में वाक्य रचना इस तरह की जाती है जिससे कथ्य जो है स्पष्ट होता चला जाए और बात पर बल भी पूरा पड़े ताकि सुनने वाले प्रभावित हों। इसके लिए वक्ता उपवाक्यों का अधिक प्रयोग करता है, शब्दों के ऐसे समूह को जिससे पूरा विचार प्रकट होता है। वाक्य कहते हैं। जैसे प्रजातंत्र हर व्यक्ति को एक हक देता है, यह वाक्य है क्योंकि इसमें शब्दों का ऐसा समूह है जिससे
पूरा विचार प्रकट हुआ है। लेकिन जब कोई पूरा विचार एक से अधिक वाक्य में प्रकट होता है, उन्हें एक ही वाक्य में प्रस्तुत किया जाता है, तब उनमें से प्रत्येक को उपवाक्य कहते थे। यह ठीक है कि यह जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उतना ही जनता की भी है। इस वाक्य में दो वाक्य हैं। पहला यह ठीक है यह जिम्मेदारी सरकार की, दूसरा है उतना ही जनता की भी है। यहाँ यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बोलने और लिखने दोनों तरह की वाक्य रचनाओं में उपवाक्यों का प्रयोग होता है, किंतु बोलने की भाषा में उपवाक्यों का प्रयोग बहुत अधिक होता है। भाषण में उपवाक्य पूरी वाक्य रचना में बिखेरे होते हैं, और अगर हम इन्हें लिखने की भाषा में बदलें तो भाषण में प्रयुक्त वाक्य रचना की तुलना में लिखा हुआ वाक्य छोटा और घटा हुआ होगा। भाषण का वाक्य हमारे कलाकार हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, उनकी जिम्मेदारी दूसरी तरह की है, और वह जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को, सारे देश को मार्गदर्शन दे, सीधे रास्ते पर चलना सिखाएं। लिखने की भाषा में वाक्य रचना हमारे कलाकारों, लेखकों और विचारकों की जिम्मेदारी दूसरी तरह की है। वे नई पीढ़ी और सारे देश को मार्गदर्शन दे और सीधे रास्ते पर चलना सिखाएं। भाषण का वाक्य अपने घर में, अपने गांव में, अपनी दुकान में किस तरह से उद्देश्य को बढ़ाएं, अपनी भावना में कैसे उद्देश्य लाएं, हर चीज़ में ये बड़े उसूल हैं जिन पर हमको चलना है। तो ये थे वाक्य किसे कहते हैं। अब संबोधित करना, भाषण में वक्ता अपने श्रोताओं को सीधे संबोधित करता है, इसलिए उसकी भाषा संबोधन की भाषा होती है। जैसे वाक्य कुछ इस तरह से आरंभ होते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर खड़े होकर हमारे किसान भाई, मजदूर भाइयों, मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ आदि। वक्ता कई बार अपने श्रोताओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनसे संबोधित बिंदुओं पर अपने भाषण को केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए पाठ में दिए जाने वाले भाषण में इंदिरा गांधी किसानों को संबोधित करते हुए अपनी बात इस रूप में आरंभ करती है। हमारे किसान भाई, आप हैं देश की बुनियाद, आपकी जनसंख्या सबसे अधिक है। गद्य लिखते हुए हम इस तरह का संबोधन प्रयुक्त नहीं करते। इस तरह के संबोधन से जहाँ वक्ता श्रोताओं से सीधे अपने को जोड़ता है, वहीं उसके वक्तव्य में आत्मीय और अपील का भाव भी होता है। अब हम देखेंगे संबोधन कारक। हम एक लड़के को बुलाने के लिए कहते हैं ए लड़के। सभा में कई लोगों को संबोधित करने के लिए कहते हैं भाइयों बहनों। इस तरह बुलाने के शब्दों की को ही व्याकरण में संबोधन कारक कहते हैं। कई लोग भाइयों बहनों बोलते हैं, जो गलत है। अनुस्वार का प्रयोग यहाँ नहीं होता। निम्नलिखित वाक्य में अंतर देखिए। मैंने अपने भाइयों को बुलाया। भाइयों, आप लोगों से मेरी अपील है। संबोधन कारक की रचना को हम निम्न प्रकार देखेंगे। एक वचन, बहुवचन, बालक बालकों, लड़के लड़कों, भाई भाइयों। यहाँ हमने हिंदी में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले संबोधन के उदाहरण देखे हैं। संस्कृत भाषा में संबोधन कारक कुछ अन्य रूप भी मिलते हैं, इनका बोलचाल में प्रचलन नहीं है, लेकिन साहित्य अध्ययन करने की प्रक्रिया में आपको ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। हम मूल शब्द के साथ संबोधन कारक कुछ उदाहरण दे रहे हैं। तो ये मूल शब्द के साथ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देख लीजिए इन्हें। वाचन भारत की जिम्मेदारी हम सब पर, ये हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, ये जो है परीक्षा दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह हम सारांश पर आ चुके हैं और आपकी इकाई 7 जो है पूरी हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली इकाई के साथ। और इस तरह आपका ये खंड भी पूरा हो चुका है, खंड 1 पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में खंड 2 शुरू करेंगे, और जो है इससे अगली इकाई हम पढ़ेंगे।